हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6। बच्चों, आज हम आपके एसएसटी में सिविक्स का चैप्टर 3 रीड करेंगे। ठीक है, यानी कि उसकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर 3 है आपका सिविक्स में सरकार क्या है, यानी कि सरकार के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि सरकार क्या होती है, वो किस तरीके से काम करती है, कितने स्तर पर काम करती है, इसके कौन कौन से कार्य हैं। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले बात आती है कि सरकार है क्या। तो सरकार जो है वो राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग। आपने कई बार सुना होगा सरकार सरकार, लेकिन आप सबको ये नहीं पता होगा सरकार है क्या। ठीक है, सरकार देश का शासन चलाती है और उस पर नियंत्रण करती है। क्या करती है? देश का शासन चलाती है और देश पर नियंत्रण रखती है। यह वह संस्था है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा का निर्माण होता है और उसकी अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, तो हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, सब काम कौन करता है? सरकार करती है। अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। तो सरकार क्या के कई सारे काम होते हैं। देश का शासन चलाती है, किसी चीज़ के दाम बढ़े हुए हैं यानी महंगी है तो उसे कैसे कम करना है, या फिर देश में कोई भी नया नियम लागू करना है या कैसे उसे बंद करना है। ठीक है, इन सब कामों कौन करती है? सरकार करती है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों के शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है। सरकार और क्या करती है? देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है, यानी कि हमारे देश की जो सीमा है उसकी सुरक्षा करती है, और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध भी बनाने का काम कौन करता है? सरकार करती है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। जब सुनामी आ जाती है, भूकंप आते हैं, तो जहाँ पे आता है उस शहर में जो पीड़ित होते हैं उनकी सहायता कौन करती है? सरकार करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं, और न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। ठीक है, शायद आपको ये जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे करवाती है, और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। ठीक है, तो देखा इस तरीके से आपने बच्चों सरकार कितने सारे काम करती है, लेकिन सब काम करती कैसे है? उसके लिए उन्होंने, एक ही सरकार है मान लो, वो इतने सारे काम कैसे करेगी, हर एक आदमी का कैसे ध्यान रखेगी, तो उसके लिए उन्होंने कुछ स्तर बनाए हैं। तो सरकार कितने स्तर पर काम करती है, सरकार के कितने स्तर हैं? तो सरकार के बच्चों 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। एक ही सरकार एक सब चीज़ों की जिम्मेदारी है, सब नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, इसलिए अलग अलग स्तरों पर काम करती है। सबसे पहले है स्थानीय स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर जैसे आपके गांव में या शहर में जो है, या आपके गांव में, शहर में या मोहल्ले में जो सरकार होती है, जैसे आप गांव में पंचायत होती है, उसमें ग्राम सरपंच होता है गांव का, तो वो क्या होता है? सरकार का ही एक अंग है। ठीक है, राज्य स्तर पर जैसे पूरे राज्य को ध्यान में रखते हैं, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है। ठीक है, तो यानी कि पूरे राज्य को जो ध्यान में रखती है। ठीक है, हरियाणा, राजस्थान और जितने भी राज्य हैं उन सब का जो राज्य के स्तर पर राज्य के तरीके से ध्यान रखती है। ठीक है, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। और राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि पूरे देश से संबंध होता है इसका। कौन कौन सी बताई? 3। स्थानीय,
राज्य और राष्ट्रीय। तो स्थानीय स्तर पर यानी आपके गांव या शहर के बारे में बात होती है। राज्य स्तर पर पूरे राज्य के बारे में, जैसे हरियाणा, असम, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। और राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि पूरे देश से संबंध होता है इसका, ठीक है। तो आगे चलकर इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे कक्षाओं में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगे कि कौन सी सरकार किस तरीके से काम करती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फिर बच्चों सरकार एवं कानून। क्या है? सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। यानी सरकार जो कानून बनाती है उन कानूनों को देश के सभी नागरिकों को मानना जरूरी होता है। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। यानी कि अगर सरकार ने कोई कानून बनाया, उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। ये कानून गवर्नमेंट ने बनाया। अगर इस कानून को कोई भी नहीं मानेगा तो उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और सज़ा भी हो सकती है, यानी जेल भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। या सरकार ने कहा कि आपको हाउस टैक्स देना है या आपको रोड टैक्स, आप टोल टैक्स जो देते हैं वो देना है। अगर आप उसे पे नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अलग लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय में जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मुझे मेरे धर्म के कारण इस नौकरी में नहीं लिया गया, तो क्या कर सकता है? इसके लिए सरकार तो कर ही सकती है, कानून बनाने के लिए बाध्य है, लेकिन साथ में आम नागरिक भी सरकार की अगर कोई लगता है कोई कानून मेरा नहीं माना है, उन्होंने कोई मेरी बात नहीं मानी, तो उसके लिए न्यायालय में जा सकता है और ये दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सरकार कानून में कैसे भागीदारी है देखा हमने। इसके बाद नेक्स्ट आपका है बच्चों सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है, कि उन्हें कैसे पता है कि यहाँ करवाना ही है। तो इसके लिए क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में क्या चीज़ सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोकतंत्र में यानी कि लोगों का तंत्र, लोकतंत्र, ठीक है। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन ले जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। जब नेता चुन लेते हैं तो वही नेता जो हम वोट देकर चुनते हैं, वही नेता जो होता है वो क्या बनाते हैं? मिलकर के सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार ये कौन सी थी? लोकतांत्रिक सरकार थी, ठीक है। लोकतंत्र के बारे में दूसरी तरह की होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। यानी कि इसमें क्या होता है? राजा रानी होते हैं, उन्हीं के पास निर्णय लेने की और सरकार चलाने की शक्ति होती है। किसी को वोट वगैरह नहीं देना होता। लोकतंत्र में वोट देना होता है, खुद चुन करके हम लोग जो है वो सरकार बनाते हैं और एक बार चुनने जाने के बाद यही लोग सरकार बना देते हैं लोकतंत्र में, ठीक है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने होते। लोकतंत्र में जैसे आपको बताया था कि क्या था कि उन्हें अपने निर्णय में उठाए गए कदमों का आधार बताना होता था और सफाई देनी होती थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना होता राजा या रानी को, ठीक है। लोकतंत्र में यानी लोगों को ध्यान में रखा जाता है। राजतंत्र में यानी कि राजा का तंत्र, राजतंत्र का मतलब होता है, ठीक है। इसके बाद है आपका लोकतंत्रीय सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। ये पढ़ चुके हैं हम। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को?
प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। यानी कि ऐसे नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और जिनका नाम वोटर लिस्ट में हो, वो सभी वोट देने के हकदार हैं। ठीक है, तो सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे तब तक क्या नहीं कह सकते, उसको लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था कि जब लोकतांत्रिक सरकारों में क्या औरत और गरीब जो थे उनको चुनाव में भाग नहीं लेने दिया जाता था। अब तो क्या है कि सबको भाग लेने का अधिकार है। पहले क्या था, जो गरीब लोग थे और जो लेडीज़ थी, औरत थी, उनको भाग लेने का अधिकार नहीं था। सिर्फ कौन था, पुरुषों को ही वोट देते जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी, सिर्फ वही वोट दे सकते थे। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से बहुत पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। भारत में जो आज़ादी से पहले क्या था, बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है वह संपत्ति या शिक्षा नहीं। जिसके पास संपत्ति है वो तो वोट दे सकता है, लेकिन जिसके पास संपत्ति नहीं है और जिनके पास शिक्षा है और चरित्र है वो वोट नहीं दे सकता। लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। यानी कि जिनको वोट देने का अधिकार था वो पहले कौन थे, सिर्फ जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी और जो पढ़े लिखे थे उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। अब जो है वो सबको वोट देने का अधिकार है। जब वयस्क नागरिक हैं यानी 18 वर्ष से आयु से अधिक जो भी हैं उनको सबको वोट देने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद इसमें है आपका, संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार कार्यों में भागीदार के संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, महिला मताधिकार आंदोलन। यानी महिलाओं ने अपने मत के लिए, अपने मत के अधिकार के लिए क्या किया, लड़ी। अपने मत के अधिकार के लिए क्या किया, लड़ाई लड़ी। इस आंदोलन को महिला मत, और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। कौन सा मूवमेंट, सफ्रेज। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाएं विभिन्न प्रकार के काम उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी धारणाओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणा बना रखी थी कि ये महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। क्या हुआ, युद्ध में जब ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने लेडीज़ों को पुरुषों के काम करने के लिए बुलाया। तो जब उनको देखा कि उन्होंने भी वो काम कर लिया तो लोगों ने सोचा कि हमने लेडीज़ों के लिए, हमने स्त्रियों के लिए इतनी गलत धारणाएं क्यों बना रखी थी। उनको ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है, कि महिलाएं भी ये काम कर सकती हैं। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने भी सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। देखा आपने महिलाओं को मत देने का अधिकार किस तरीके से मिला। यानी पहले महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार नहीं था। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में, कब मिला अमेरिका में, 1920 में, जबकि इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला। ठीक है, तो बच्चों हमने आज चैप्टर में पढ़ा कि सरकार क्या है और सरकार के कितने अंग हैं, इस बारे में पढ़ा। और इस तरीके से ही हमने इसमें कि सरकार कैसे काम करती है, कितने स्तर पर काम करती है, उसके प्रकार, सरकार कैसे कैसे कानून बनाती है और उसको कैसे पालन करवाती है जनता से, इन सब के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर को दोबारा से रीड करना है और इसके सभी क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।